नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 13 नवंबर का मतदान खत्म हुआ। हालांकि ये मतदान बहुत हाहाकारी था। झारखंड में तो हाहाकारी था, लग रहा था कि सत्ता के साथ जा रहा है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में हाहाकारी इसलिए था क्योंकि वहां पर चुनाव आचार संहिता की, चुनावी प्रक्रिया की, लोकतंत्र की सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। खैर, बात झारखंड की करते हैं। जैसे ही मतदान खत्म हुआ, अमित शाह ने दिल्ली छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या तनाव बढ़ गया? ऐसी क्या टेंशन, दिमागी टेंशन हुई कि दिल्ली छोड़ना पड़ा और कैंप करना पड़ा? अमित शाह ने कैंप कर दिया है। आज की इस चर्चा में दिल्ली छोड़ के कैंप क्यों किया, इस पर चर्चा करेंगे। जो 43 सीटों पर मतदान हुआ है, उस मतदान में गांव वालों ने और महिलाओं ने, यानी गांव और महिलाओं ने पूरा खेल पलट दिया है। जो भाजपा की आकांक्षा थी, उस आकांक्षा पर कुठाराघात कर दिया है। पानी फेर दिया है उस बटोगे तो कटोगे और घुसपैठिए वाले नरेशन पर। और तीसरी बात, जब 43 सीटों पर मतदान के बाद भाजपा तनाव में है, उस वक्त कांग्रेस को अलर्ट होने की जरूरत है, दिल्ली वाली कांग्रेस को, क्योंकि झारखंड वाली कांग्रेस तो सो रही है। झारखंड में जो कांग्रेस के पहरुआ बैठे हैं, वो अपने ही अरमानों को कुचलने पर आमादा हैं। वो पहरुआ, वो अपनी पार्टी के अरमानों को कुचल रहे हैं। यानी कुल मिला के कहें तो कांग्रेस से खतरा है। अलर्ट फॉर राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे। भाऊ को जोड़िए चर्चा में फटाफट। भाऊ, झारखंड की कहानी, स्वागत है आपका। झारखंड की कहानी जरा समझते हैं। 13 नवंबर के बाद कैसे बदली है कहानी। 13 नवंबर को जो मतदान हुआ, उस मतदान में कोल्हान की 14 सीटें थी, 14 पर हो गया। पलामू में 9 सीटें थी, 9 पर हो गया। छोटा नागपुर में 13 सीटें थी, वो हो गया। और उत्तरी छोटा नागपुर में और दक्षिणी छोटा नागपुर में 7 सीटें, उत्तरी में और दक्षिणी में 13 सीटें। इन पर 43 सीटों पर मतदान हो गया। इन 43 सीटों पर 2019 में 63.75% मतदान हुआ था। इस बार वो मतदान 66.48% हुआ है, बिना राजीव कुमार के इंटरफेरेंस के अभी। क्योंकि अब 2-3 दिन बाद फाइनल अपडेट आता है, वो उनके मशीन से अलग आता है परसेंटेज। तो अभी बढ़ा नहीं है उनके तरफ से, तब भी करीब करीब 3% बढ़ा है। अब वो बढ़ा देंगे तब तो पता नहीं क्या होगा। इसमें जो सबसे बड़ा अंडरलाइन करने वाला मामला है, हाईलाइट है, वो ये है कि जो शहरी इलाके हैं, चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो, हजारीबाग, यहां पर सुस्ती देखी गई है। मतदान यहां पर ढीला रहा। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, खासकर आदिवासी इलाके हैं, वहां पर बम्पर मतदान हुआ है। बम्पर मतदान। क्या यही वजह है कि अब नेक्स्ट जो है अगला फेज 20 तारीख का, उस 20 तारीख के मतदान से पहले अमित शाह देवघर में कैंप कर लिए हैं? अमूमन हम लोगों ने देखा है, मोदी या शाह ये जाते हैं, दिन में 4-4 चुनावी सभाएं 5-5 करते हैं, और देर शाम होते होते, क्योंकि उनको पैदल तो आना नहीं है, वो तुरंत उड़न खटोले में बैठते हैं, पुष्पक विमान से दिल्ली आ जाते हैं। लेकिन अब वो देवघर में कैंप कर रहे हैं। सबसे पहले यहां शुरुआत करते हैं। मैं दर्शकों के लिए बता दूं आगे जो मसला, जो कांग्रेस का अलर्ट है, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, मनी का फ्लो कैसे रुक गया है, प्रत्याशी कैसे क्राइसिस में कुछ हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, ये दोनों। और तीसरा सवाल एक और होगा कि कांग्रेस विज्ञापन उनको दे रही है क्यों, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे। इन तीनों सवालों पर आएंगे, बस थोड़ा सा हमारे साथ सब्र कीजिए। एक एक सवाल। भाऊ, ये कैंप दिल्ली क्यों छोड़ दिया अमित शाह ने? देखिए आशीष, दो बातें बड़ी क्लियर है कि हरियाणा के चुनाव के जीत के बाद जो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर, उसमें एक एज थोड़ा सा मिल गया है दोनों गुजरातियों को। अब महाराष्ट्र और झारखंड ये बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में वो नंबर 2 की पोजीशन की पार्टी बन गई, कम से कम इसी पे वो अपनी विजय मानते हैं।
कांग्रेस ने भी वहां गंद कर दी और साथ पे आके जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने बीजेपी को एज देने का प्रयास किया। अब झारखंड और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 6 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अभी संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर यानी मैं औरंगाबाद पुराना है वहां से बोल रहा हूँ, मराठवाड़ा ये है। यहाँ पे 6 पार्टियां हैं और करीबन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ महाविकास आघाड़ी को एज है, लेकिन वो एज लोकसभा वाला नहीं। तो इनको लगता है कि चलो फिर हम खोके वोके बेच बाच करके तोड़ फोड़ करके कई सरकार बना लेंगे। लेकिन क्रुशियल पीरियड जो है महाराष्ट्र में मुंबई में इंटरेस्ट है अडानी का, लेकिन अडानी की लाइफलाइन जो है वो झारखंड में होगी, क्योंकि झारखंड के अथाह मिनरल्स, झारखंड की जो खनिज संपदा है उस पे अडानी जी की आंख है। उसके बाद जो कोयला, उसके बाद जो पावर प्रोजेक्ट, कई चीजें हैं जो उनको करना है। अब झारखंड में बाय एंड लार्ज ऐसी रिपोर्ट आ रही थी, सर्वे रिपोर्ट भी आ रही थी कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। लेकिन जो कई बार आप हमारे न्यूज लॉन्चर पे भी हमने बोला, कल्पना सोरेन की जो मेहनत है वो रंग लाई। खासकर जो ये बोला जा रहा था कि आदिवासी चंपाई सोरेन और इनको लाके आदिवासी वोट तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं हो पाया। कुल मिला के आदिवासी और महिलाएं की खासकर वो योजना जो महिलाओं के लिए थी 1,000 रुपए के लिए, वो योजना बंद करने के लिए, हाँ, जो कुछ योजनाएं बंद करने के लिए बीजेपी कोर्ट जाती है, तो मैसेज तो यही गया कि बीजेपी नहीं देना चाहती है। यदि बीजेपी कोर्ट भी नहीं जाती तो हो सकता था कुछ हद तक वो सोचा जाए। तो महिलाएं उनके साथ है और आदिवासी उनके साथ है, उनके साथ सिंपैथी भी है। तो बाय एंड लार्ज सोरेन अपना जो टैली था पिछला, उससे बढ़ के सीटें लेंगे, ये करीब करीब तय हो गया। अब बाकी दामोदमार उनकी रही है बीजेपी के स्लीपर सेल पे, जो कांग्रेस में है, जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस बेच दी, व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते बेच दी, व्यक्तिगत संबंधों को सामने हित में रखा, है ना, और पार्टी के हितों की पैरों के नीचे कुचल दिए। और ये सिर्फ भाजपा मुझे कांग्रेस का राज्य इकाई नहीं, ये केंद्र में बैठे हुए जो पदाधिकारी है, जनरल सेक्रेटरीज है, जो स्क्रीनिंग कमेटी में जाते हैं, इन सब लोगों की मिली-जुली ये खेल रहता है। तो एक पैकेज के तहत ये बीजेपी में ऑफर करते हैं। तो उन्होंने हरियाणा ऑफर किया, महाराष्ट्र में कई जगह पे। अब मैं जहाँ पे मैं वहाँ पे हूँ संभाजी नगर में, औरंगाबाद में। वहाँ की एक सीट की मैं बात करूँ तो एक देशमुख करके एजुकेशन ऑफिसर थे और इसमें स्कूल्स बहुत है, टीचर्स बहुत है और टीचर का गाँव में एक रोल होता है। वो आदमी चुनाव आराम से निकाल लेता कांग्रेस का, लेकिन उसके जगह ऐसे आदमी को टिकट दिया कि जिसको लोग पूछते है कौन। कभी उन्होंने कोई धनगर जाति का कोई आंदोलन लड़ा था पुराना, बस उसी के बहाने उसको टिकट दे दी गया। लोग कहते कि ये टिकट बेचा, सरेआम लोग बोल रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने टिकट बेचा। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है कि क्या साहब क्या जाना, जब तुम दिल्ली में तुम चुनाव ही नहीं जीतना चाहते हो तो हम क्यों झंडे लेके घूमे तुम्हारे। ये मेरी जब मैं कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो ये फीलिंग है। ऐसा उन्होंने झारखंड में भी किया। अब झारखंड में देखिए, आपने अध्यक्ष तो बदला, लेकिन पुराने जो अध्यक्ष है वही सब कुछ चल रहा है। अभी नया अध्यक्ष है, वो तो सिर्फ रबर स्टैंप है और राजेश ठाकुर ही सब कुछ तय कर रही है सारी, क्योंकि राजेश ठाकुर ऊपर के मर्जी वाले हैं और ऊपर की लाइन पकड़ के वही किए जा रहे हैं। अब देखिए, जब हेमंत सोरेन ने एक डिसीजन लिया, यदि मीडिया मेरे खिलाफ है और मीडिया मुझे बदनाम करता है, कल उन्होंने कहा, वो भी बताया कि कैसे लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके नकली मतलब डमी ये कैसे फेसबुक पे अकाउंट करके झारखंड को बदनाम करते हैं और हेमंत सोरेन को बदनाम कर रहे हैं, आदिवासियों को बदनाम कर रहे हैं। ये बीजेपी की नीति है, ये हेमंत सोरेन का आरोप है। तो जब लोकल मीडिया भी आपके खिलाफ है तो उस मीडिया की आपने विज्ञापन भी दिया तो आपके खिलाफ बोलने वाले हैं। तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण क्या होगा कि जेएमएम का विज्ञापन टीवी पे चलेगा और बाद में न्यूज एंकर जो है वो जेएमएम की बुराई करेगा। तो उन्होंने विज्ञापन ही नहीं दी। लेकिन वहां एक न्यूज 11 करके चैनल है, वो चैनल किससे प्रतिबद्ध है ये बताने की जरूरत नहीं है। उसको हेमंत सोरेन ने भी विज्ञापन नहीं दिया, क्योंकि आप एक राजकीय दल के लिए काम कर रहे हो गोदी मीडिया बन के, ऐसा हेमंत सोरेन का आरोप है। लेकिन कांग्रेस ने उसको दबा के विज्ञापन दिया, क्योंकि विज्ञापन कौन दिलवाता है, वो कौन ऊपर बैठा हुआ, वो भी बीजेपी का स्लीपर सेल होता है। वो अपने वालों को ऑब्लाइज नहीं करेगा तो किसको ऑब्लाइज करेगा।
ये दिखता है सामने। तो आप जो आपके खिलाफ आग उगलता है, उसको आर्थिक रूप से सशक्त करते हो। ये इसके सीधे मायने क्या है? इसके सीधे मायने हैं कि ये स्लीपर सेल बीजेपी को जितवाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन अपनी सीटें बढ़ा के लाएंगे जेएमएम। पिछले टैली से जेएमएम का टैली बढ़ा होगा, लेकिन जेएमएम अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाएगी, उन्हें कांग्रेस की जरूरत होगी। कांग्रेस का जो टैली था, क्या कांग्रेस उसमें से आधा जीत जाएगी, आधा बीजेपी को गिफ्ट में देगी? सवाल ये है। पहले फेज की सीटों में जो इंटरनल रिपोर्ट बीजेपी को समझ में आ गई, उससे बीजेपी डर गई। हाँ, और झारखंड पे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए तथाकथित चाणक्य, जिसको मैं जुगाड़ू समझ बोलता हूं, वो आदमी अब जाके बैठ गए वहां पे। अब थैला भी खुलेगा। मैं अब कुछ और तथ्य ले आता हूँ, कुछ और तथ्य ले आता हूँ। आपने जब थैले की बात कही, तो आज मैं सुबह से काफी देर बातचीत किया, और आज मैंने एक नया ब्रांड जाना, नया नाम जाना, हरिया। मैं जब जाना, पता चला कि ये 500 की नोट प्लस हरिया, ये बड़ा झारखंड चुनाव में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। चर्चा कौन कर रहा है ये इसको छोड़िए, लेकिन चर्चा खूब है। तो मैंने पूछा 500 की नोट तो मैं जानता हूँ भाई, देखा हूँ, ये हरिया क्या है? तो पता चला वो जो है चावल से बनता है। वो सुबह सुबह वहां पर झारखंड में वो ब्रांड बड़ा फेमस है, लोग झारखंड में वही लेते हैं सुबह सुबह से मूड बनाने के लिए। तो हरिया और 500 की नोट मतलब हरिया प्लस हरियाली, ये दोनों झारखंड में खुशहाली के लिए, सियासी खुशहाली के लिए रास्ता है। अब आते हैं हम, और हरिया हरियाली कौन कर रहा है, ये झारखंड के लोगों को पता है। बस यही है कि हरिया और हरियाली चक्कर 2 ही दिन रहेगा, नतीजा आने के बाद पूरा 5 साल फिर सूखाग्रस्त रहेगा। ये ध्यान रखें लोग। मैं कुछ सीटें, अब सीट वाइज फैक्ट्स पर आ जाते हैं। कोयलांचल जो अभी अगले फेज में है, हम आज इसलिए, अच्छा भाऊ एक बात मैं क्लियर कर दूं, आज इसलिए हम कांग्रेस के जो भीतर की खबरें हैं जो झारखंड से हमारे पास है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अक्सर होता है कि चुनावी नतीजे आते हैं, उसमें राजीव कुमार का खेल हो, मशीन का खेल हो, बीजेपी का खेल हो, हरिया का खेल हो, हरियाली खेल हो, कुछ भी हो। उसके बाद जब हम एनालिसिस करते हैं, लाइट करते हैं हार की वजहों का, और जब कांग्रेस का पोस्टमार्टम थोड़ा सा करते हैं, तो लोग कहते हैं चुनाव में आप तो कह रहे थे जीत रहे, क्लीन स्वीप कर रहे, आप कह रहे हैं आप कमी। तो हम इसीलिए कहे कि अभी बता दे रहे हैं, और हारेंगे तो यही वजह होगी, ये भी अभी बता दे रहे हैं लिखित, आज भी मजबूत स्थिति में है। मैं आपको बताऊं, बाकी सीट है कैसे गिफ्ट किया है कांग्रेस ने। झारखंड के लोग तो जानते होंगे, बाकी देश के लोग जाने न जाने, झारखंड के लोग तो मेरी बात को समझ सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। पाकी में लाल सूरज को टिकट दे दिया। लाल सूरज को कांग्रेस ने, यहाँ पर बिट्टू सिंह ये विधायक रह चुके हैं, और पारिवारिक रूप से इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। बिट्टू सिंह को लोग कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलता तो हम 100% जीतते, लाल सूरज को कोई वहां पर सलाम नहीं करने को तैयार है, लेकिन दे दिया टिकट बिना मेरिट के। मेरिट था बिट्टू सिंह के साथ। शिव पूजन कुशवाहा जो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी है, बहुत भयंकर नाराजगी है, विधायक है, बहुत भयंकर नाराजगी है, लेकिन फिर भी ये केवल कांग्रेस ने जिस तरह गिफ्ट दिया है सीट, लगता है निकल जाएगा। बिश्रामपुर सीट है, बिश्रामपुर में आरजेडी का कैंडिडेट आया, कांग्रेस ने उसके खिलाफ कैंडिडेट दे दिया, कहें फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे, तो लड़ना फ्रेंडली फाइट। इसका वहां पे बताया जा रहा है कि बिश्रामपुर में बड़ा नुकसान हो सकता है। छतरपुर सीट है, 2019 में आरजेडी लड़ी थी, इस बार कहा जा रहा था कि आरजेडी से एक ममता भुइया नाम की नेता है, ममता भुइया के बारे में कहा जा रहा था कि अगर यहां से लड़ेंगी तो जीत हार तो 23 को पता चलेगा, लेकिन बहुत मजबूत चुनाव लड़ती। यही देखा ही जाता है चुनाव में कि बहुत मजबूत चुनाव लड़ेगी, इसको टिकट दो, या लड़ेगा ये नेता। ममता भुइया को यहां से आरजेडी ने टिकट दिया, उतारा, लेकिन सामने कांग्रेस ने राधा कृष्ण किशोर को खड़ा कर दिया। अब आपको एक बात और बताएं, ये राधा कृष्ण किशोर जिसे कांग्रेस ने खड़ा किया आरजेडी के खिलाफ फ्रेंडली फाइट के नाम पे, ये राधा कृष्ण किशोर भाजपा सांसद बीडी राम के साले साहब, भाजपा सांसद जो है वहां के,
उनके साले को कांग्रेस ने अपने ही अलाई के खिलाफ उतार दिया मैदान में। अब कौन सा ऐसा लॉजिक है बतावे राजेश ठाकुर, गुलाम अहमद मीर बतावे, ये फ्रेंडली फाइट कैसे है। अब आगे और भी बात एक और बता दें, लोहरदगा सीट में प्रत्याशी हैं मंत्री रामेश्वर उरांव, और यहां से सांसद जो है वो कांग्रेस के ही हैं। एक अच्छी बात है, कांग्रेस के सांसद है सुखदेव भगत। इन दोनों में झारखंड में जो भी लोग हैं सबको पता है, मैं इसलिए कर रहा हूं झारखंड के लोग इसको एनालिसिस करेंगे। इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। कांग्रेस नहीं, उस इन दोनों के बीच के संघर्ष को कांग्रेस नहीं निपटा पाई कांग्रेस। हालांकि कहा जा रहा है कि सीट फिर भी मजबूत है कांग्रेस के लिए, वो क्यों है वो भी बताएंगे। ये 36 का आंकड़ा, कांग्रेस नहीं, इनके बीच कोई सुलहनामा नहीं करवा पाई चुनाव के दरमियान। जबकि अमित शाह जो देवघर में कैंप किए हैं भाव, उसकी वजह देखिए। देवघर एक तो संथाल में है, दूसरा देवघर निशिकांत दुबे का गढ़ है, उनका भाजपा द्वारा गढ़ बना दिया गया है। वहां पर दो विधायक निशिकांत दुबे के मुखर विरोधी रहे, खुलेआम विरोध करते हैं। सारठ के विधायक है रणधीर सिंह, जो फिर मैदान में है, और देवघर जहां वो कैंप किए हैं वहां के विधायक है नारायण दास भाजपा के। ये दोनों खुलेआम निशिकांत पर अटैक करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में बातचीत होती हो। जो खबर अभी मेरे पास है, अमित शाह ने अंदर से मन मिले न मिले निशिकांत, रणधीर सिंह और नारायण दास, इनका हाथ मिलवा दिया। ये कैंप कर रहा है, अगला आदमी दिल्ली छोड़ा है तो ये कर रहा है। आप अपने विधायक और सांसद में नहीं करवा पाए, हाथ नहीं मिलवा पाए। ये लोहरदगा सीट अभी भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन अगर ये हाथ मिला लेते सुखदेव भगत और रामेश्वर उरांव, तो ये कहा जा रहा है कि आसपास की कम से कम 3-4 सीटों पर असर पड़ता। फर्क यहां पर पैदा होता है बाबू, 3-4 सीटों पर असर पड़ता है। अब और बताएं आगे कहानी। अब फैक्ट मैं बता दूं, क्षमा चाहूंगा दर्शकों से, क्योंकि आपको सुनना चाहते हैं, मैं थोड़ा तथ्यों की वजह से बस खाली समय ले रहा हूं। नहीं डाटा चाहिए। ये सारी देखो आशीष, एक एक सीट पे हम जब बता रहे, जब नतीजे आएंगे तो कम से कम ये होगा दूध का दूध पानी का पानी। वही क्योंकि लोहरदगा के साथ 3-4 सीट जिता सकते थे, फर्क डाल सकते थे, आपस में लड़ते रह गए। कोयलांचल सीट है, कोयलांचल जो मैं कह रहा हूं कि पैसे की दिक्कत, भाजपा तो हर तरफ से पानी का फ्लो रोक देती है विपक्षियों का, लेकिन फिर भी आप, मैं 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 नंबर में चुनाव पैसे से लड़ा जाता है कि नहीं लड़ा जाता है। चुनाव आयोग एक लिमिट रखता है ना। बोकारो सीट है बीजेपी की कब्जे वाली सीट है, बिरंची नारायण विधायक है। बिरंची नारायण के खिलाफ इतना भयंकर वहां पर नाराजगी है कि आपको कल्पना नहीं कर सकते लोग जो बता रहे हैं। वहां से श्वेता सिंह कांग्रेस की विधायक प्रत्याशी, श्वेता के प्रचार की गाड़ियां इतनी लेट निकली हैं कि क्या बताएं। लोग कह रहे हैं कि अरे हम जिता रहे हैं, तुम प्रचार तो करो। ये हाल है बोकारो से कांग्रेस प्रत्याशी। ये कोयलांचल में बोकारो में 4 सीट बता दे रहा हूं, बोकारो, चंदन क्यारी, निरसा और सिंदरी, ये चारों बीजेपी की सिटिंग सीटें हैं। चारों सीटें इंडिया अलायंस के पास जा रही हैं, महागठबंधन के पास, चारों सीटें। लेकिन करना तो होगा। ये जो सीटें मैं बताया, चाहे बोकारो की है चाहे लोहरदगा की, कांग्रेस अगर जीत रही है, कांग्रेस ये 3-4 सीटें पाकी, विश्रामपुर, छतरपुर जो गिफ्ट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसको छोड़ करके बाकी पर बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रही है भाजपा से। लेकिन उसमें कोई योगदान गुलाम अहमद मीर का, राजेश ठाकुर का, केशव महतो, कमलेश का कोई नहीं योगदान है, और न दिल्ली वालों का है। वो हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, एक योगदान है। हाँ, जो जो लड़ रहे हैं जीतने के लिए, उनको गला दबाने का, उनको पैसा न पहुंचे जाए इसकी व्यवस्था करने का, जो चैनल उनके खिलाफ आग उगलता होगा उसको पैसा देने का विज्ञापन के द्वारा, अरे जब आपने ये योगदान है। भाऊ एक बात और बता दो, जब आपने चैनल का नाम लिया, इसके बाद अब आपके ही हवाले है। एक नाम तो आपने लिया था, एक और चैनल है, वो शायद कुछ 45 करके मेरे पास आया, टीवी 45 पे। ये एक कोयले से जुड़े हुए शख्सियत हैं। लोग वहां पर तो उनको बता रहे हैं, जो कि कोयला माफिया लोग कहते हैं, ऐसा कुछ है। भाजपा के नेता हैं। दो कुल कुल मिला के 2 चैनलों को विज्ञापन गया है, एक जिसको आपने बताया उसको, और दूसरा ये भाजपा नेता कोयला वाले जो हैं, इनके चैनल को गया है। अब आप बताइए, भाजपा नेता के चैनल को गया है, और जो जिस चैनल के बारे में आपने बताया था
उस चैनल के मालिक भी देवघर पे पहुंचे हुए हैं, जो अभी मुझे खबर मिली, जहां अमित शाह कैंप किए हुए हैं। ये हालत। अब देखिए, आगे। मैं उस हाँ। चैनल को गलत नहीं बोलता। वो हम्म। चैनल के मालिक को तय करना है वो क्या लाइन लेते हैं। हाँ यदि हाँ। उन्हें एक भाजपा की लाइन अच्छी लगती होगी तो मैं और आप कौन होते हैं कहने वाले। तो बिल्कुल सही इसलिए बात। मैं उस चैनल को गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ चैनल अपने हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि आपको और मुझे ऐसा पत्रकारिता करो कोई पीले चावल लेके तो घर पे नहीं आया था। हाँ हाँ। यदि न्यूज लॉन्चर पे हम जो बोल रहे हैं ये हमारे चॉइस से बोल रहे हैं, हम हाँ बिल्कुल। पत्रकारिता अपने तरह से कर रहे हैं। तो मैं न्यूज 100 को, न्यूज 11 को गलत नहीं कह रहा हूं। हम्म, वो अपनी लाइन ले रहे हैं, उनका विचार है, उनका सोच है, उनकी एक वो होगा। हो सकता है उनको अच्छा बिजनेस मिलता होगा इसलिए भी हो, क्योंकि बिजनेस करते हैं, चैनल तो बिजनेस है। हो सकता है हम्म, सबकी तनख्वाहें मिलती होगी इसलिए वो एक पार्टी के ये कर रहे हैं। हम्म, हमको तो दया आती है कांग्रेस पे। हम्म, कम से कम आप जिसको बड़ा भाई समझ के जिनके साथ लड़ रहे हैं, कम से कम उनको तो पूछिए। हम्म, हेमंत सोरेन को तो पूछिए, तुम तो हेमंत को ही निपटाने में लगे हुए हो। हम्म, हम्म, क्योंकि हम्म, हम भी, मैं बहुत कांग्रेस कवर करे, मुझे भी सालों सालों से कवर कर रहा हूँ। जब हम्म, मोतीलाल वोरा जी वो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, हम्म, और कई मध्य प्रदेश के अखबार के मालिक आते थे कि अरे भाई जरा चलो वोरा जी से आपकी हेलो हाय हो तो हमारे भी रेट बढ़ा दो। हम्म, तो वोरा जी तो बड़े प्यार से बोलते थे, अच्छा भाई इनको भी विज्ञापन दे दो, ये हम्म, रेट देख लीजिए जरा संभल के, थोड़ा तुम भी कम करो, थोड़ा तुम भी बढ़ा दो टाइप कर देना। लेकिन जो ये करता है ना काम, वो अखबार मालिक को कहता था बाद में मिलना, और बोलता था कि आप कितना मांग रहे हैं, 60 रुपए हम्म, सेंटीमीटर, हम्म, 120 दूंगा, 50 रुपए हम्म। सेंटीमीटर देना मेरे को। तो उनको भी कैशबैक। लगता था कि अपन तो 60 रुपए मांग रहे हैं फिर भी अपने को 70 मिल रहे हैं, तो बोलते थे हाँ दे देंगे। हम्म, बाद में वो कहते थे हमको, हमने बोला आपको हम्म, विज्ञापन मिल गया, देखो वोरा जी ने काम कर दिया। अरे बोले वोरा जी ने तो क्या काम कर दिया, नीचे हमने पैसे दिया शुरू। हम्म, तो ये तो अक्सर होता है, हम्म, बड़े बड़े विज्ञापन एजेंसी में चलता है। हम्म, और ये हम, क्योंकि हम उसी दुनिया से आए हैं तो हमको पता है विज्ञापन की खेल कैसे है। हम्म। तो यहाँ पे हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी में, चुनाव ये जीतने के लिए नहीं होता है। चुनाव ये पैसा कमाने का एक पर्व होता है हाँ हाँ। कि आ गया राज्य का चुनाव आ गया, अब इसमें पैसा कमाना है, कुछ टिकट बेच के कमाओ, कुछ जो विरोधी पार्टियां हैं उनके लोगों को जितवाने के लिए उम्मीदवार देके उनसे भी ले लो, कुछ अपने व्यक्तिगत मित्रों को भी ऑबलाइज करवा दो। भाई तुमको बोला था तुम हमारे साथ हो तो हमने तुमको नेता बना दिया, चुनाव भी लड़वा दिया। हम्म, विज्ञापन का भी खेल होता है, विज्ञापन बनाने वाली कंपनी के साथ भी डील होती है, हम्म, सर्वे कंपनियां भी होती है, वो कौन है क्या सर्वे करता है कांग्रेस के लिए, हम्म। जो पीके के टीम में था, मैं नाम भूल गया उनका। सुनील कोनुगोलू। सुनील कोनुगुलू का भी तो बिजनेस ही है ना सर्वे करना, तो हाँ। हर चुनाव में उनको तो पैसा मिलता है। हम्म, फिर सर्वे, जैसा कि सुप्रिया सिनेट जी ने कहा था ट्वीट में कि चुनाव ऐसा कोई एक आदमी भी टिकट नहीं देता, बड़ा प्रॉपर प्रोसेस होता है। हम्म, भयावह प्रोसेस है कांग्रेस का, हम्म, हारने वाले उम्मीदवारों को टिकट देते हैं, इससे ज्यादा बढ़िया प्रोसेस को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। और वो हम्म, प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। हम्म, हम्म, भाई एक प्रोसेस गलत हो गया तो आदमी सोचता है कि यार ये प्रोसेस से नहीं चल रहा है काम, कोई दूसरा प्रोसेस देखे। लेकिन उसी प्रोसेस में, क्योंकि उस प्रोसेस में जो सिस्टम है, उस सिस्टम में पार्टी कितना खोती है ये किसी को लेना देना नहीं, हाँ। हमको क्या मिलता है व्यक्तिगत रूप से। हर नेता अपना पॉकेट भरता है चुनाव, और जहां ऐसे नेता हो वहां हम क्या कर सकते, क्या अपेक्षा कर सकते। फिर भी जनता ने 37 सीटें दी, बताइए, इतनी थकी हुई पोजीशन में भी। बाकी ये इतना खेल जरूर कहते हैं कि यदि 90 में से 50 सीटों पे आप सरकार बना सकते हो, हम्म, तो आप इतनी व्यवस्था कर देते हैं भाजपा के लिए कि इतनी सीटें हम आपको दे रहे हैं कि आप सरकार बना लो। हम्म, हम्म। ये हम। महाराष्ट्र में आशीष, बड़ी बात हम्म, नहीं कि यहाँ इंडिपेंडेंट का आंकड़ा इतना बड़ा हो कि लोगों की आंखें खुल जाए।
इस बार मतलब अजीत पवार के पार्टी से बड़ा इंडिपेंडेंट का आंकड़ा होगा। हाँ, हाँ, इसका मतलब क्योंकि सबने अपने अपने दाव पेच खेले हैं। हाँ, और इंडिपेंडेंट का यदि आंकड़ा होगा तो इस पे हम अलग एक प्रोग्राम करेंगे, तब हम इसमें डिटेल में बताएंगे। 1995 में जब मुख्यमंत्री थे सुधाकर नाइक और शरद पवार, इनके बीच में भयानक द्वंद्व हुआ। दोनों कांग्रेस में थे और इस चक्कर में उन्होंने एक दूसरे के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने खास उम्मीदवार उतारे। इसके चलते कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और 35 इंडिपेंडेंट जीते। उन 35 इंडिपेंडेंट को गोपीनाथ मुंडे ने कब्जे में ले लिया और सरकार बनवा दी। वो पहली एनडीए की सरकार थी महाराष्ट्र में, जिसमें जोशी मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस के दिग्गज लोग इंडिपेंडेंट जो जीत के आए थे वो मंत्री बने। क्योंकि इंडिपेंडेंट को साथ में रखना ये बीजेपी चाहती है। हाँ, हाँ, वो तो था। गोपीनाथ मुंडे तो उनके साथ बैठे होंगे, अपने संबंधों की दुहाई दिए होंगे, अपनी दोस्ती की दुहाई दिए होंगे, प्यार से बात किए होंगे। आज के दौर में तो अरे गोपीनाथ मुंडे वाला दौर अरे नहीं है। देखिए ना, गोवा में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास थी। हाँ, दिग्विजय सबसे ज्यादा। सरकार नहीं बना पाया, गडकरी 4 दिन बाद गए और सरकार बना के वापस आ गए। हम्म, हम्म, हम्म। तो अलग क्योंकि दौर है। जो सरकार बनाने जाता है वो सरकार बनाने से ज्यादा इस सरकार बनाने के प्रोसेस में मुझे कुछ और मिलता है क्या, हाँ, हाँ। इसका इंतजार करता है और महाराष्ट्र और में हाथ तो से इस बाजी बार निकल समय जाती भी है। कम है। महाराष्ट्र में तो इस बार वक्त भी कम है, 3 ही दिन अरे है। भाई देखो, वो तो चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन ही लागू हो जाए। हम्म, और अब मैं जैसा मराठवाड़ा में हूं, मुझे हम्म, तो लग रहा है कि अब ये राष्ट्रपति शासन की तरफ ही जा रहा है मामला। हम्म, हम्म, जो 1995 जैसी स्थिति होगी तो हम्म, राष्ट्रपति शासन तब तक लागू रहेगा जब तक बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं होता। हम्म, हम्म। हाँ, फिर तो टाइम रहेगा अपना शटर गिराने का और उठाने का, दोनों के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं होगी ना। आराम से दुकान लगाओ, आराम से शटर उठाओ, आराम से सब काम आराम आराम से होगा। खैर, और ये जब जो राष्ट्रपति शासन झारखंड लागू में होगा तो अडानी, हम्म, राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो अडानी सेठ के भी धनाधन काम होते जाएंगे। हाँ, ये सबसे भी तो तो देखो ना। महत्वपूर्ण ये है। वो है। हाँ, और वो भी वक्त मिलेगा कि अडानी सेठ आकर के मुंबई में बैठक अलग अलग लोगों से कर पाए। कई तो ऐसे बिल्कुल। भी होगा कि हो सकता है कईयों की किस्मत खुल जाए जो कभी नहीं अडानी के साथ मीटिंग कर पाए हो, उनको भी मीटिंग करने का मौका मिल जाए। ये भी हो सकता है। जब लोग अडानी सेठ का एम्पायर बोलते हैं ना कि उनके हम्म, पावर प्रोजेक्ट भी है, सीमेंट में भी अडानी है पावर, अब सारे बंदरगाह उनके पास है, सारे एयरपोर्ट्स उनके पास है, तो महाराष्ट्र सरकार भी एक उनका वेंचर है। हम्म, हम्म, क्योंकि पिछली महाराष्ट्र सरकार में कैसे वो मीटिंग में बैठे थे ये खुद अजित पवार ने ही बताया। हम्म, मतलब महाराष्ट्र सरकार ये कोई सरकार नहीं है, ये अडानी की एक कंपनी है फ्रेंचाइजी टाइप है। जिसका फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी टाइप, जिसके सीईओ एकनाथ शिंदे है, 2 मैनेजिंग हाँ, डायरेक्टर है उनके, 2 वाइस प्रेसिडेंट है, हम्म, एक अजित पवार है, एक देवेंद्र फडणवीस है। हम्म। चलिए, लेकिन इस बार तो देखते हैं, इस बार सीईओ बदलने की तैयारी कर रहे हैं। जो है अडानी जी या अडानी जी की पूरी टीम सीईओ बदलने की तैयारी में है। लग रहा है सीईओ नहीं तो बदला ऐसे जाएगा। ऐसे ऐसे कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में होता है। हाँ, मुंबई के एक्सचेंज से नहीं जुड़ा है, दिल्ली के नहीं नहीं, एक्सचेंज ये से दिल्ली जुड़ा की जुड़ा है। तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो बोलेगा है। वो थोड़ा बहुत तो फिर सीईओ में फर्क आगे पीछे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि अब जब बात आई है तो सीईओ, अगर सीईओ बदला जाता है तो देखना होगा कि जो बाकी 2 डायरेक्टर्स हैं वो अपने शेयर बेच तो नहीं देते हैं। ये भी देखना होगा बस शेयर वही कहीं वही वही होगा। हाँ, शेयर होल्डिंग हाँ, शेयर होल्डिंग वो बोलेंगे हमको कंपनी में रहना ही नहीं।
रहने नहीं, हम शेयर हाँ, लेके जा रहे हैं। खैर, जा रहे हैं। ये शेयर मार्केट से पूरा कंपैरिजन महाराष्ट्र के चुनाव का होने लगा। हम लोग झारखंड से चले महाराष्ट्र पर पहुँचे। ये अद्भुत सफर है राजनीति का। इस राजनीति को आप जहाँ जोड़े, शतरंज के बिसात से जोड़े, शेयर मार्केट से जोड़े, अडानी के फ्रेंचाइजी से जोड़े, सब जगह फिट हो जाता है। इसी को तो कहते हैं आज की सियासत। हम कल आएँगे फिर। देखिए महाराष्ट्र में मोदी जी के दौरे और झारखंड में शाह के कैंप, ये क्या गुल खिलाते हैं। भाऊ को लेकर के कल दोपहर फिर आएँगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। जो भी उस समय का हॉट टॉपिक होगा, बड़ा मुद्दा होगा, उस पर आपके सामने विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।